एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए हम कर रहे थे एडवांस टैक्स, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने एडवांस टैक्स का किया था उसमें हमने देखा कि एडवांस टैक्स होता क्या है। कुछ उसमें हमने सेक्शंस देखे थे, जिसमें हमने जनरली बात करी थी सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। इसमें हमने देखा था कि हमें एडवांस टैक्स कब पे करना है, कैसे पे करना है, हमारे ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैक्स पेमेंट क्या है, या फिर उसके अलावा हमने कहा कि आप किस डेट तक टैक्स पे कर सकते हैं और कितना कितना परसेंट आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, आज कुछ नया टॉपिक है, जुड़ा हुआ इसी से है, एडवांस टैक्स से ही जुड़ा हुआ है, मगर कुछ यूनिक सा टॉपिक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 में एक नया चीज़, एक नई अमेंडमेंट लेके आई। वैसे तो पहले भी आ चुकी थी अमेंडमेंट, मगर कुछ नई अमेंडमेंट ये लेके आई, क्योंकि इसके साथ इसके वजह से काफ़ी जो बड़े बिजनेसमैन्स हैं या छोटे बिजनेसमैन्स हैं, इनको भी काफ़ी सारे, अल्टीमेटली बात करें तो बिजनेसमैन्स के लिए काफ़ी सारा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, उनको इस चीज़ का काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रेजेंटिव स्कीम टू ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। देखिए सेक्शन 44 AD क्या कहता है, ये कहता है कि एक ना प्रेजेंटिव स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, जो आपको कम से कम 5 साल के लिए तो यूज करना ही करना है। अगर आपने एक बार उसको यूज कर लिया, एक बार आपने इस प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट कर लिया, तो उसके बाद अगले 5 ईयर्स तक, अगले 5 सालों तक आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आपको कंटिन्यू 5 ईयर्स तक इस प्रेजेंटिव स्कीम को यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर्स। क्या किया गया, एक रिलीफ दिया गया किसको, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स थे। ठीक है, टैक्स पेयर्स एंगेज इन एनी बिजनेस, कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो किसी एक बिजनेस में एंगेज है, कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस करता है, अदर देन क्या, अप्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग, ये 3 काम छोड़ के अगर कोई पर्सन कोई इन 3 काम छोड़ के कोई बिजनेस करता है, तो वो किस में आएगा, वो ऑप्ट कर सकता है सेक्शन 44 AD प्रेजेंटिव स्कीम को। ठीक है, तो ये तीनों कौन से हैं, रेफर टू इन सेक्शन 44 AE ऑफ द एक्ट। तो जो इनकम टैक्स है उसके एक्ट के 44 AD में बात करी गई है प्रेजेंटिव स्कीम की, और जो बाकी 3 जो ये बिजनेसेस हैं, प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग, इनकी बात करी गई है 44 AE के। डन, ठीक है जी। तो बजट 2021 में एक अपडेट लेके आए थे, ये कहा गया कि सेक्शन 44 ADA जो है अप्लाइड होता है किस पे, टू ऑल द असेसी बीइंग रेजिडेंट्स, जो भी रेजिडेंट है उस पे इन इंडिया। नाउ ऑनवर्ड्स इट अप्लाइज ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है, या फिर कोई भी HUF और पार्टनरशिप अदर देन LLP, पार्टनरशिप हो सकती है अदर देन LLP। अगर ये पर्सन है और ऑप्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन, कौन कौन, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप अदर देन LLP, इस सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि है क्या, प्रेजेंटिव स्कीम की। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था, बजट 2023 में कुछ नए चेंजेस लेके आए। बजट 2023 अमेंडमेंट सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA एंड रिवाइज्ड प्रेजेंटिव टैक्सेशन लिमिट्स, कुछ टैक्सेशन लिमिट्स को रिवाइज किया गया है। तो कहता कब की बात है ये, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, और असेसमेंट ईयर किसका क्या होगा, जो प्रेजेंटली चल रहा है 24 to 25 का। ओके, सो 44 AD किसके लिए है, फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए है। अगर इसमें बात करें स्मॉल बिजनेस का, क्या स्मॉल बिजनेस किसको मानेंगे, तो वो बिजनेस स्मॉल होगा जिसकी इनकम कितनी है, 3 करोड़ रुपीज है। ठीक है जी, ओके। 44 ADA फॉर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स, लाइक कोई भी ऐसा पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है 44 ADA के अंडर आएगा, और वो पर्सन सेक्शन 44 ADA तभी अप्लाई कर सकता है, तभी ऑप्ट कर सकता है अगर उसकी लिमिट जो है इनकम की वो कितनी है, 75 लाख है। पहले 50 लाख हुआ करती थी, बट अब इसको बंद करके 75 लाख कर दिया। और स्मॉल बिजनेसेस के लिए पहले 2 करोड़ हुआ करती थी, मगर अब इसे बंद करके 3 करोड़ कर दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन कौन पर्सन जो एलिजिबल है ऑप्ट करने के प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अंडर सेक्शन 44 एडी। सो कौन है, हम अभी हमने देखा कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है या फिर कोई भी ऐसा पार्टनरशिप जो अदर देन एलएलपी होगा, अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा साथ ही साथ एक और पर्सन कौन, जो कि HUF है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम ऑफ प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी provide annual turnover or gross receipt does not exceed the above mentioned prescribed limits in the previous financial year। it means कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप अदर देन LLP एंड HUF, ये तीनों की तीनों 44 AD सेक्शन 44 AD प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और इनका जो टर्नओवर है वो किससे, मतलब अपनी जो इन्होंने लिमिट्स बताई हैं यहाँ की 3 करोड़ की एंड 75 लाख की, ये इनसे ज़्यादा इनकी कोई भी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कैलकुलेट कैसे करेंगे और कैलकुलेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सेक्शन 44 AD क्या कहता है, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 8%, क्या है 8% ऑफ द टर्नओवर। अगर कोई भी पर्सन है इन तीनों में से और उसकी टर्नओवर अगर उस लिमिट के अंडर है तो उसको 8% का टैक्स, मतलब उसकी जो भी टर्नओवर है उसको 8% की टैक्सेशन टैक्स पे करना पड़ेगा। 8% टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, किसका, टर्नओवर का 8%। ये है उस केस में अगर आप अपनी पेमेंट्स को हार्ड फॉर्म में करते हो, मीन्स कैश में करते हो। लेकिन गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप बड़े सच्चे नागरिक हैं, अगर इन केस आप क्या करते हैं डिजिटल फॉर्म में आप अपनी पेमेंट्स को करते हैं तो आपके लिए 8% ना होके आपके लिए क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। आइए देखते हैं। of the turnover 6% in the case of digital receipts and payments, and the taxpayer has a relief for not maintaining the books of accounts। और इस तरह के पर्सन जिन्होंने सेक्शन 44 AD प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है, उनके लिए पहली बात तो डायरेक्ट 8% है। अगर वो पेमेंट करते हैं डिजिटल फॉर्म में तो उनके लिए 6% है। और गवर्नमेंट इनको एक रिलीफ और देती है। रिलीफ क्या देती है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता मिस्टर उदय एक पर्सन है हैविंग ए बुक शॉप, उसकी क्या है, बुक शॉप है विद ए टर्नओवर ऑफ 70 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर। ही विशेस टू ऑप्ट फॉर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 AD। क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि 75 लाख का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था। यहाँ पे ऑप्शन कितना था, 75 लाख का। ओके, क्योंकि अब पहले 50 लाख था बट अब क्या हो चुका है, रिवाइज लिमिट हो चुकी है जो कि है 75 लाख। ओके, सो इस पर्सन के पास क्या होगा, ये ऑप्ट करना चाहता है, हमने कहा ठीक है कर लीजिए। तो अंडर दिस सेक्शन हिज इनकम विल बी कंप्यूटेड एट 8% ऑफ द टर्नओवर ऑफ ₹5.6 लाख। तो ये पर्सन क्या है, अगर कोई काम करता है और इसने ऑप्ट कर लिया तो इस पर डायरेक्ट 8% लगेगा, जो कि इसकी टर्नओवर का क्या है 5.6 लाख है। ठीक है, एनुअल प्रिजेम्पटिव टैक्स लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड एज पर स्लैब ऑन 5.6 लाख। मीन्स इसकी टर्नओवर कितनी है, 5.6 लाख है, तो 5.6 लाख का 8% निकालेंगे तो जो उसका बनेगा अमाउंट, उस पर वो स्लैब रेट निकाल के आप क्या कर दोगे, टैक्स लगा दोगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट आउट करने चल रहा हूँ। अब जल्दी, नॉट जल्दी बट हाँ अब डिटेल में मैं जाऊँगा। अभी तक तो हमने जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, बट मैं अब इसको थोड़ा डिटेल में जाके कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आइए तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 44 ADA की, जो कि क्या है, प्रिजेम्पटिव स्कीम की बात करता है। ये किसकी बात करता है, प्रिजेम्पटिव एसएससी की। प्रिजेम्पटिव एसएससी की कोई भी ऐसा एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी मतलब कि वो हमने देखा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप एक्सेप्ट LLP, ठीक है, उसके अलावा HUF या फिर कोई भी ऐसा रेजिडेंट जो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल रेजिडेंट, ये तीनों प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो ये अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको टैक्स कब तक पे करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ एक चीज, कहता होल अमाउंट पे कब तक करना होगा, एट लास्ट ऑन और बिफोर 15th मार्च। इट मीन्स आपको 15 मार्च से पहले 15 मार्च तक
या 15 मार्च से पहले पहले आपको सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप पे 8% का क्राइटेरिया लगता हो, चाहे आप पे 6% का लगता हो। 8% कब लगेगा? जब आपने कैश में पेमेंट्स करी होंगी। 6% कब लगेगा? जब आपकी सारी की सारी पेमेंट्स कैसी होंगी? डिजिटल फॉर्म में। ओके, सो 15 मार्च तक आपको टैक्स पे करना होगा। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने नहीं किया तो, अगर आपने नहीं किया, अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हैं तो फेल होने पे आप पे एक पेनल्टी लगेगी, टाइप ऑफ पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या होगा? आपसे पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपसे पर मंथ के हिसाब से क्या लेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर मंथ के हिसाब से। ओके, ठीक है जी। अच्छा, पर मंथ के हिसाब से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सर? तो मैं बता दूं कितना है। 1% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपके पर मंथ के हिसाब से। लेट्स अज्यूम आपकी 100% की पेमेंट थी, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ 72% पेमेंट आपने करी, बचा कितना? 28% बचा। तो जो 28% है ये क्या रह गया? आपका शॉर्टफॉल रह गया। क्या रह गया? शॉर्टफॉल रह गया। इट मीन्स आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, और अगर पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी आपसे। क्या? गवर्नमेंट पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इज इट क्लियर जी? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? आइए देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं। हाँ जी, क्या एक्सेप्शन है? देखिए, एडवांस टैक्स निकलता कैसे है? एडवांस टैक्स ना हमेशा हम जजमेंट के तौर पे निकालते हैं कि हाँ भाई आपका इतना इतना एक एडवांस टैक्स रहेगा, मीन्स आपका इतना टैक्स बनेगा साल के एंड में। एडवांस टैक्स का हमने मतलब देखा था प्रीवियस वीडियो में, वो नहीं देखी तो प्लीज अभी तक वो देख लो, ठीक है। तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि जिस हिसाब से हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स आया, उस अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि आने वाले असेसमेंट ईयर के में हम लोग फाइनेंशियल ईयर का इतना टैक्स पे करेंगे। एक जजमेंट होती है, एक परसेप्शन, एक प्रिडिक्शन टाइप ऑफ होती है कि आप मान के चलते हैं कि आप पे इतना % का टैक्स लगेगा। तो आप अनुमान लगा के चलते हैं, आप अनुमान के बेस पे काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज हर चीज ना यहाँ पे मतलब फिक्स नहीं होती कि आप कितना % कहाँ से कमाओगे, कितना कहाँ से कमाओगे। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे एक जस्ट टैक्स दे दिया गया, हाँ भी आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, एक प्रिवेंटिव स्कीम आपको दे दी है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपको रिफंड हो जाएगा, ना कर पाए तो आपको पेनल्टी पे करी जाएगी, ठीक है। सो आप पे यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन है 4 तरह की इनकम पे। एक्सेप्शन किस पे है? 4 टाइप्स ऑफ इनकम पे। 4 टाइप्स ऑफ इनकम पे। ओके, 4 टाइप्स ऑफ इनकम में क्या क्या आएगा? तो पहली चीज आएगी आपके पास क्या? कैपिटल गेन। क्या आएगा? कैपिटल गेन। ओके, उसके अलावा क्या आएगा? पीजीबीपी। पीजीबीपी की कोई भी इनकम, पीजीबीपी की जो आप इनकम कमाएंगे वहां पे आपको इससे एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है? नॉट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। दोनों चीजों में फर्क होता है। या फिर कोई भी लॉटरी जैसी, या फिर कोई भी पजल जैसे, अगर आप कोई सट्टा लगाते हैं, गेम खेलते हैं, इसके अलावा एक्सेट्रा, अगर इस तरह की कोई चीज करते हैं तो ये भी एक्सेप्शंस हैं आपकी, ठीक है जी। उसके अलावा लास्ट है कौन सी? डिविडेंड की इनकम। इसकी इनकम, डिविडेंड की इनकम अगर आपको मिलती है तो ये भी आप पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, एग्जाम्प्ट हो जाएगा आप में से। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस किसकी? जो कि सेक्शन 234C वाली एक्सेप्शंस, मतलब इसके अंडर जो आ रहा था उसके लिए 4 एक्सेप्शंस है कि अगर आप 4 तरह की इनकम कमाते हो तो आप पे ये वाली चीज नहीं इंप्लीमेंट होगी। मींस आप प्रेजेंटिव जो एसएससी बनना चाहते हैं, आप एलिजिबल एसएससी बनना चाहते हैं तो वो आप नहीं हो सके। ओके जी, तो आप पे इस तरह की अगर कोई इनकम कमाता है तो उस पर्सन पे सेक्शन 234C अप्लाई कभी भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? अच्छा सर, एग्जेम्प्ट क्यों है? ऐसा इनको मतलब साइड में क्यों कर दिया गया? देखो, जो ये वाली इनकम होती है ना, ये थोड़ी सी
अलग तरीके की होती है, क्योंकि ये ना धीरे धीरे अराइज होती रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि भैया मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरह की 4 तरह की इनकम कमाते हैं ना, तो आप क्या करोगे, आप सेक्शन 234C के अंडर पहली बात तो आएंगे नहीं, आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आप जो सेक्शन 44AD है या फिर ADA है, आप इन दोनों इनको ऑप्ट नहीं कर सकते। और अगर ऑप्ट नहीं कर सकते तो आप जैसे जैसे इनकम कमाओगे, जैसे जैसे इनकम अराइज होगी, उसके साथ साथ, मैं लिख देता हूं, साथ साथ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इन चार तरह की जो इनकम कमा रहे हैं, इन पे जैसे जैसे इनकम अराइज होगी आपको साथ साथ ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह की इनकम कमाने वाले लोगों पर सेक्शन 234C एंड सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है जी? बिल्कुल सर, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या सर 15 जो मार्च आपने बताया है, जो 15 मार्च बताया, क्या इधर तक ही है? गवर्नमेंट कहती है देखो भैया मेरी बात सुनो, आप ना बड़े ईमानदार आदमी हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अगर आप 15 मार्च की बजाय अगर आप 31 मार्च तक भी कर देते हो पेमेंट, तो हम इसको मान लेंगे कि ये कौन सी पेमेंट है, एडवांस टैक्स है। कौन सी पेमेंट होगी? एडवांस टैक्स है, कि हम इसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन हाँ, हर केस में नहीं, कुछ एक केस है, कुछ आपका अगर मतलब सही बात है, कोई सही कंडीशन रही है आपकी, कोई ऐसी अजीब कंडीशन रही है, आपने उसको अच्छे से बता दिया है कि भाई मैं टैक्स नहीं पे कर सकता था या कर सकती थी, तो हाँ कोई इशू नहीं है। अगर आप 31 मार्च तक भी करते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन 44ADA लगा था तो पेनल्टी कोई भी नहीं लगेगी, और हम उसे मान लेंगे कि ये आपने क्या पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है। ओके जी, नेक्स्ट। अब आओ कुछ लिमिट्स पे। कुछ लिमिट्स है, लिमिट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, लिमिट्स फॉर पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। तो कुछ लिमिट्स आपको दी गई हैं। लिमिट्स क्या क्या हैं देखिए। टैक्स वो कहता है कि अगर आपका एडवांस टैक्स जो है वो 10,000 से, कितने से, 10,000 से कम बनता है, तो आप पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। पहली बात क्या बात, कि अगर आपका एडवांस टैक्स 10,000 से कम बनता है तो आप पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कौन सा प्रोविजन जी? जो सेक्शन 234B था एंड 234C था, ये दोनों के दोनों अप्लाई नहीं होंगे। सर 234B एंड C याद नहीं आ रहा बेटा? याद नहीं आ रहा तो जाओ, प्रीवियस वीडियो है वो देखो, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। 234B जो था वो था फॉर डिफॉल्ट का, इन मतलब कितनी आपकी पेमेंट होगी, ठीक है, तो फॉर डिफॉल्ट पेमेंट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की। और जो 234C था वो एडवांस टैक्स अगर आपने पे नहीं किया या लेट हो गए तो आप पे जो टैक्स लगे, सॉरी, आप पे जो पेनल्टी लगेगी पर मंथ की, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जो एडवांस टैक्स का पार्ट 1 है वो जरूर देखिएगा, 234B एंड 234C, और उसके अलावा 234A भी करवाया था, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें ऐसी करवाई, ठीक है। बट यहाँ पे ये कहता कि देखो 234B एंड C तो नहीं लगेगा, बट जो 234A था, 234A था, ये आप पे अप्लाई होगा, ये आप पे अप्लाई होगा। ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहे थे, मगर 234A जो था वो अप्लाई होगा। 234A किसका था? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ROI, मींस अगर आप ROI रिटर्न ऑन इनकम, सॉरी, रिटर्न ऑन इनकम को पे करने में, रिटर्न ऑन इनकम को फिल करने में अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, आप नहीं फिल कर सकते, तो आप पे कुछ इंटरेस्ट चार्जेस थे, आप पे कुछ पेनल्टीज थी, वो सारी बातें वहाँ मैंने करवाई हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लीज उसे देखिए। तो 234A जो है वो आप पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इफ रिटर्न टाइम में अगर आप फाइल नहीं होगी, इफ रिटर्न टाइम पे अगर फाइल नहीं होती है, एक बात बोली है कि अगर रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल नहीं होती, टाइम पे फाइल नहीं होती, तो क्या होगा, तो रिटर्न के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। जो रिटर्न वाले प्रोविजंस थे, मींस 234A वाले प्रोविजंस थे, वो अप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास बात क्या बोली गई, कहते कि अगर आप ROI रिटर्न ऑन इनकम अगर आप फिल कर देते हैं, फाइल कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप फाइल नहीं कर पाते हो तो आप पे 234 अप्लाई होगा, पहली बात। और
जो भी रिटर्न के प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे, चाहे टैक्स बने, ध्यान से सुनिएगा, चाहे टैक्स आपका बने चाहे टैक्स आपका ना बने, आपको हमेशा रिटर्न फाइल करनी होती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप चाहे कमाओ 1 रुपया, चाहे कमाओ 10 करोड़, आप हमेशा रिटर्न फाइल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न फाइल कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप पे जो दूसरे सेक्शंस है, जो दूसरी पेनल्टीज हैं, वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, आप पे अप्लाई नहीं होंगी। तो कुल मिला के बात है 10,000 से कम होगा। अगर आपका टैक्स एडवांस टैक्स 10,000 से कम बनता है तो आपके लिए आप पे ये चीज अप्लाई, प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। 234B एंड सेक्शन 234C वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। मगर अगर आपने रिटर्न को फाइल टाइम पे नहीं किया तो आप पे सेक्शन 234A अप्लाई होगा, और अगर अप्लाई होगा तो फिर आप पे सारे के सारे वो प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे जो रिटर्न फाइल ना करने के प्रोविजन थे वो वाले। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने अजम्पशन लेके चला था ना कि हमारी जो एडवांस टैक्स है वो 10,000 बनेगी, लेकिन क्या हुआ किसी वजह से हमारी जो एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स जो निकल के आया एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स हमारी बैलेंस शीट देखी तो अपना टैक्स सिर्फ और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग 9,000 बन रहा था। ठीक है, और आपको ये विद आफ्टर 8 मंथ पता लग गया था कि मेरा जो टैक्स मैंने पे किया हुआ है ऑलरेडी 10,000, मेरा जो टैक्स बनेगा वो इससे कम ही बनेगा। तो आप क्या करोगे, आपने बीच में डिफॉल्ट कर सकते हो। आपने अगर बीच में टैक्स को पे करना बंद कर दिया तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि एट द एंड अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपका जो एडवांस टैक्स था, आपका जो टैक्स बना है वो 10,000 से कम बना है और आप ऑलरेडी 10,000 पे कर चुके हो, तो जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है वो आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी विद इंटरेस्ट। ध्यान सुनेगा, विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो आओ इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो रिफंड होगा, रिफंड कैसे होगा उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। आओ जी, हाँ जी, बात करते हैं किसकी, सेक्शन 244A की, जिसमें बात करी गई है रिफंड की। रिफंड पे क्या, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, कि आपको गवर्नमेंट जो है वो आपके रिफंड पे रिफंड तो देगी मींस प्रिंसिपल अमाउंट तो देगी, मगर साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अच्छा, कितना प्रोवाइड कराएगी, अगर आपने कुछ भी एक्सेस अमाउंट पे कर दिया है तो आपको वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया था, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया था वो प्लस आपको 0.5% का इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट देगी। वो गवर्नमेंट कितनी चालू है, कितनी बड़ी चालाक है। आपने कोई गलती करी, मीन्स आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने मिस्टेकन हो गया, आप कुछ ना कुछ मतलब गलती कर चुके हो, तो आपसे पर मंथ 1% का चार्ज कर रही है, लेकिन आपको दे कितना रही है, सिर्फ और सिर्फ 0.5%, मतलब 50% तो खुद ही खा गई, नॉट खा गई मतलब आपको दे नहीं। ठीक है, आओ तो इसकी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं। कहता अगर ROI फाइल विद इन ड्यू डेट, अगर आपने रिटर्न को फाइल कर दिया है ड्यू डेट के अंदर तो आपको रिफंड हो जाएगा, प्लस 0.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुनिएगा, फ्रॉम 1st of April, ये बात बड़ी ध्यान से लिखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम 1st April to the date लिख लो, फ्रॉम 1st April to the day of refund मीन्स आपने अगर ढंग से अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया, सही टाइम पे फाइल किया, तो आपको रिफंड मिलेगा, प्लस 0.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। कब से कब तक मिलेगा, जिस मतलब 1st of April से लेकर जो दिन है रिफंड करने का, मीन्स मान लो कि आपने ना 31 दिसंबर को रिफंड आपको मिल रहा है, 31 दिसंबर को रिफंड मिल रहा है। तो रिफंड कैसे मिलेगा, जो अमाउंट आपने एक्सेस में पे करी वो प्लस में 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा,
9 मंथ का क्यों? क्योंकि मार्च में आप लोग कर चुके हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो दिसंबर तक कितना हुआ? 9 मंथ हुआ, तो 9 मंथ का आपको 0.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, यहां पे इसने बोला कि ROI फाइल विद इन ड्यू डेट, अगर आपने फाइल ड्यू डेट में कर दी है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात कहता कि अगर आप ROI रिटर्न ऑन इनकम फाइल करने में डिफॉल्ट कर जाते हो, मीन्स आप भूल जाते हो, आपने जान के नहीं किया, तो क्या होगा? अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा? तो कहते भैया आपको 0.5 वाला जो 0.5% जो इंटरेस्ट रेट है वो तो मिलेगा, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को एक तरीके से आपने उधारी दी हुई है ना, तो आपको वो गवर्नमेंट वापस देगी, विद इंटरेस्ट रेट दे देगी। लेकिन कब से कब तक? तो उसमें खास चीज है, ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे उधर इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता कब से कब तक? तो जिस दिन, मैं लिख देता हूं हिंदी में, जिस दिन रिटर्न फाइल करते हैं, जिस दिन रिटर्न फाइल करी आपने, जिस दिन रिटर्न फाइल करी मीन्स डे ऑफ द फाइलिंग रिटर्न, डे ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से लेकर कब तक होगा? डे ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड मीन्स जिस दिन आपने फाइल करी अपने रिटर्न को, उस दिन से लेकर जिस दिन आपको रिफंड मिलता है उस दिन तक। मीन्स वहां पे तो क्या था, वहां पे तो बात करी थी 1 अप्रैल से, लेकिन 1 अप्रैल छोड़ दी, कहते छोड़ो, आपने अभी फाइल ही नहीं करी, तो हमें क्या पता भैया आप कितना इनकम कमा रहे हो, है ना, तो पहले फाइल करो। तो जिस दिन आप फाइल करोगे उस दिन से लेकर जिस दिन आपको रिफंड अलाउ हुआ है, जिस दिन आपको रिफंड मिलने वाला है, उस दिन तक का 0.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दी, कब फाइल करी? 31 जुलाई को। ओके, सो उसके बाद आपको मान लो 31 दिसंबर को ये मिलता है, कितना मिलता है? 31 दिसंबर को आपको ये ग्रांट जो है वो रिफंड की जो ग्रांट है वो अलाउ हो जाती है। ठीक है, तो कितना हुआ? देखो, जुलाई खत्म हो गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आपको 5 मंथ का क्या मिलेगा? 0.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये था अपना एडवांस टैक्स। ठीक है, करिए, समझ में आया? कैसा लगा? नहीं आया? प्लीज़ एक बार कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग स्टाइल के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उसे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक, इन सभी वीडियोज़ के लिंक, इन सभी प्ले लिस्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप खोलेंगे तो सभी तरह के लिंक्स आपको यहाँ पर जो मेरी वीडियोस के हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात तो प्रिजेम्पटिव स्कीम की बात करी, 44AD की एंड 44ADA की, किसके लिए? फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड फॉर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। ओके, कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल रेजिडेंट है, HUF है, उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप एक्सेप्ट LLP। ओके, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 8% लगेगा। इन केस अगर आप क्या करते हैं, हार्ड फॉर्म में पेमेंट करते हैं, अगर आप पेमेंट करते हैं डिजिटल फॉर्म में तो आप पे 6% का लगेगा। अगर आप पूरी अमाउंट को मतलब पूरी अमाउंट कब तक आपको पे करनी होगी? 15 मार्च तक। मगर हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि कोई कंडीशन हो सकती है और आपने 31 मार्च तक पे की तो कोई इशू नहीं है, हम उसे भी एडवांस टैक्स के फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ शॉर्टफॉल रह जाता है, आप टैक्स पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो आप पे पर मंथ 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस भी इसकी दी गई थी। 4 तरह की इनकम है, कैपिटल गेन से, PGBP से, लॉटरी पजल या फिर कोई भी अदर सोर्सेज से करते हैं। उसके अलावा डिविडेंड इनकम, इनसे अगर आप करते हैं तो आप पे 234C एप्लीकेबल नहीं होगा, 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि आप इस तरह की इनकम कमा रहे हैं, हमें नहीं पता, आप थोड़ी सी टेढ़ी इनकम हो सकती है, शायद स्पेकुलेशन की इनकम हो सकती है, शायद कोई गलत तरीके की इनकम हो सकती है, तो आप जैसे जैसे इनकम कमाएं वैसे वैसे साथ साथ टैक्स पे करते चलो।
उसके बाद देखा कुछ लिमिट है, लिमिट क्या है 10,000 की है। अगर 10,000 से लिमिट आपकी मतलब कम हो जाती है तो आप पे सेक्शन 234 बी एंड सेक्शन 234 सी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट सेक्शन 234 ए आप पे एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल क्यों होगा? क्योंकि आपने रिटर्न जो है टाइम पे फाइल नहीं की। अगर टाइम पे फाइल नहीं की है तो आप पे वो सारे प्रोविजंस लग जाएंगे जो रिटर्न के प्रोविजंस हैं। ओके उसके अलावा हमने बात करी 244A की, जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन रिफंड की। इसमें दो केसेस हैं। अगर आपने रिटर्न को टाइम पे फाइल कर दिया था तो आपको 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन रिफंड मिलना है उस डे तक 0.5% का इंटरेस्ट रेट आपके अमाउंट पे मिलेगा जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाते हैं तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया उस दिन से लेकर रिफंड जिस दिन मिल रहा है उस दिन तक आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट आपके एक्सेस अमाउंट पे रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है अपना एडवांस टैक्स खत्म हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे ई फाइलिंग, उसके बाद धीरे धीरे टीडीएस पे आएंगे, डबल टैक्सेशन वगैरह मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो तैयारी रखिए, अपना नेट का एग्जाम आ चुका है, जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए और प्रिपरेशन करिए, एमसीक्यूज करिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए ताकि हम लोग नेट तो निकाले साथ साथ जेआरएफ के लिए भी हम लोग अच्छे से लड़ सके, और मुझे पता है कि हम लोग जेआरएफ निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।